हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पहले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 8 तक का सॉल्यूशन बता चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें राइट एंगल जो है वो बी पर है, ए और सी, या फिर आप यहां पर ए ले सकते हैं, यहां सी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स है, और इसमें बी जो है वो राइट एंगल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया हुआ है कि tan ए का वैल्यू 1/3, हमारे पास है tan ए बराबर 1/√3। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि tan बराबर p/b होता है, p/b, यानी हमारे पास p का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है √3। तो स्टूडेंट, जब हम एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए हमारे पास जो बेस होगा, एक्यूट एंगल के लिए जो बेस है वह ए बी है, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो BC होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल ए के ठीक सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1 नंबर में, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग देखते हैं कि साइन ए, जब साइन ए को हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं ए को, तो इसमें हमारा साइन बराबर होता है p/h। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम p ए के लिए करेंगे तो p होगा हमारा 1 और b होगा √3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा AC होगा √अंडर AB² या p² प्लस कहते हैं, तो p हमारा है BC² प्लस AB²। तो स्टूडेंट्स, यहां पर BC है हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1², और इसका वैल्यू हो जाता है हमारे पास 3 + 1 यानी 4, √4, यानी वैल्यू हमारा हाइपोटेनस आया 2। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम साइन ए लेंगे तो साइन ए बराबर होता है p/h। तो ए के लिए हमारा p है BC और h है हमारा AC, इंटू कॉस सी जब हम लेंगे तो कॉस सी के लिए कॉस बराबर b/h होता है स्टूडेंट्स, और कॉस सी के लिए जो हमारा बेस होगा वह होगा BC इंटू BC, और इसका b/h होता है स्टूडेंट, तो h हमारा है 2 यानी कि AC है, प्लस जब हम cos A लेते हैं तो स्टूडेंट cos A के लिए b/h होता है, और इसके लिए b है हमारा AB, और cos b/h यानी h हमारा फिर हो जाएगा AC, इंटू जब हम sin C लेते हैं स्टूडेंट्स, जब sin C लेंगे तो sin बराबर होता है p/h, इसके लिए p होगा हमारा AB और h होगा हमारा AC। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम वैल्यू रखते हैं।
अब यहां पर देखिए साइन ए और कॉस सी का दोनों का सेम वैल्यू है, तो इस तरह से बीसी बाय एसी, तो हमारा बीसी का वैल्यू है 1 और एसी का वैल्यू है 2 इंटू फिर 1/2 ही होगा क्योंकि सेम है बीसी बाय एसी, प्लस AB का वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स √3 और AC का वैल्यू है 2 इंटू फिर यहां AB का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, AB का वैल्यू वही रहेगा यानी √3 और AC का वैल्यू 2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 1/4 प्लस, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि √3 इंटू √3 जब हम करेंगे तो हमारे पास होगा 3/2 इंटू 2 4। अब हमारे पास इसका एलसीएम होगा 4 और 4 का 4, उसके बाद 4 को 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहां पर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 इंटू 3 तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 4/4 यानी ये दोनों कैंसिल एक बार में हो जाता है और इसका आंसर आता है आपका 1। तो स्टूडेंट्स इसका 9 का 1 नंबर का आंसर आपका आ गया 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C प्लस माइनस sin A इंटू sin C, sin C cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो स्टूडेंट cos A, cos जब हम इसको लेंगे A को कंसीडर करते हैं तो cos में B/H होता है, तो इसके लिए हमारा बेस जो है वो AB होगा, B/H यानी AB/AC, AB/AC इंटू जब हम cos C लेंगे स्टूडेंट्स तो इसके लिए बेस जो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम C एक्यूट एंगल C को कंसीडर करेंगे तो इसके ठीक सामने जो है वो आपका ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है, तो बेस यानी इसका हो जाएगा BC/AC, B/H और माइनस फिर sin A को जब लेंगे तो sin A P/H होता है स्टूडेंट्स, और P है हमारा A के ठीक सामने का साइड है BC और ये परपेंडिकुलर होगा, और sin में P/H होता है तो P/H का मतलब है BC/AC, BC/AC इंटू जब sin C लेंगे स्टूडेंट्स तो यहां P/H जो होगा हमारा वो आपका sin A का जब हम लेंगे स्टूडेंट्स तो P/H होता है और P/H में P और H हो गया। उसके बाद sin C जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा AB और H हो जाएगा हमारा AC। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसका हम वैल्यू पुट अप करते हैं, तो हमारे पास AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू हमारा स्टूडेंट्स 2 इंटू और BC का वैल्यू हमारा है 1 और AC का वैल्यू है 2 माइनस फिर यहां BC का वैल्यू हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 और AC का वैल्यू है 2 इंटू फिर AB हमारे पास है √3 बाय AC का वैल्यू है 2। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब है हमारे पास √3 इंटू 1 √3 होगा और 2 इंटू 2 4 माइनस यहां 1 इंटू √3 और बाय 4। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? √3/4 √3/4। तो ऐसे ही देखें कि दोनों कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस में करेंगे तो यह 4 इसका एलसीएम होगा, फिर √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4 यानी इसका वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 2 आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है जहां पर जो राइट एंगल है वह क्यू पर है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। ये P है, Q है और R है। तो स्टूडेंट्स ये राइट एंगल हमारा Q पर है। अब हम लोग देखते हैं क्या PQR में राइट एंगल है Q, और उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR इसका सम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे पास जो है क्या है PR प्लस QR, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि PR प्लस QR का वैल्यू हमारे पास क्या है 25 दिया हुआ है, और PQ बराबर हमारे पास है PQ बराबर है 5। तो स्टूडेंट्स ये 5 cm है और ये दोनों मिलाकर जो है आपका PR और प्लस QR दोनों का सम है 25 cm। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या है कि PR प्लस QR है, दोनों का है एक साथ, यानी सेपरेट PR और QR नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग करते क्या है, किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लोग तीनों साइड्स को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहां भी हम करेंगे, यहां पर तो PQ बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस दोनों का सम है। मान लीजिए कि QR हमारा x है, अगर QR हमारा x है तो निश्चित रूप से जो हमारा 25 माइनस x cm जो है वो आपका PR होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसमें से हम x का वैल्यू निकालकर दोनों साइड QR और PR को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको पहले यह फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम sin P, cos P और tan P का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम ऐसा लिखते हैं कि PQ होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर PR का होल स्क्वायर, ऐसा स्टूडेंट्स PQ का वैल्यू हमारे पास यहां पर है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, QR हमारा x है, x का स्क्वायर कर देंगे, और PR का वैल्यू हमारा है 25 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये 5 का स्क्वायर जानते हैं स्टूडेंट्स कि 25 होता है, 25 cm स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए अगर हम 25 को a और x को अगर हम b मानते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूला को आप एक्सपेंड कर लीजिए, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको होगा 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x। इस तरह से आप लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए 25 cm स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 625 cm है स्टूडेंट्स, यहां cm स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस x स्क्वायर और माइनस 50x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए अब हमारे पास जो है वह है आपका 25 cm स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट लाते हैं तो स्टूडेंट्स माइनस हो जाता है x स्क्वायर, और अगर ये 50 माइनस 50x को आप अगर लेफ्ट लाते हैं तो प्लस 50x होता है, बराबर 625 cm स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आप घटाएंगे तो उसका 0 हो जाएगा वैल्यू। अब हमारे पास है 50x, और इस 25 cm को स्टूडेंट्स हम राइट साइड ले जाते हैं लाइफ टर्म को माइनस करने के लिए, 625 माइनस 25 cm स्क्वायर।
तो क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 50x बराबर 600 हो गया cm स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि x का वैल्यू होता है 600/50। स्टूडेंट्स यहां भी मल्टीप्लाई करके यहां पर आपका cm स्क्वायर था, तो यहां दोनों cm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 0 0, और यहां पर हम देखते हैं कि अब हमारा वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 12। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी x का वैल्यू 12 cm हुआ। तो निश्चित रूप से जब हमारा x का वैल्यू हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहां देखिए x बराबर आ गया यहां 12, तो आप यहां पर 25 माइनस अगर 12 करेंगे तो आपका आएगा 13 cm है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुका है PQ, QR और PR का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है cos A सॉरी यानी कि साइन P करना है स्टूडेंट। साइन P जब हम करेंगे तो आप एंगल P के लिए देखिए स्टूडेंट्स, एंगल जब हम P कंसीडर करेंगे, जब हम P का एक्यूट एंगल लेंगे तो हमारा साइन क्या होगा, तो साइन P का मतलब होता है P/H। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो एक्यूट एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके ठीक सामने का जो साइड होता है उसका, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, यानी QR इसका परपेंडिकुलर होगा, QR बाय यानी वो P हो गया और H हमारा PR। तो स्टूडेंट जैसा कि है कि हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है अगर हम एक्यूट एंगल को एक्सचेंज करते हैं तो इसका वैल्यू हो गया QR/PR। इसका अर्थ है QR का वैल्यू हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 12 और PR का वैल्यू हमारा है 13। CM और CM है, दोनों CM आप कैंसिल कर सकते हैं और ये 12/13 इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब साइन P हमारा फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमें निकालना है cos P और tan P। तो स्टूडेंट्स cos P सेम एंगल है, इसके लिए बेस अब हम cos B/H होता है, यानी इसके लिए B हो गया आपका PQ और H हो गया आपका PR। तो स्टूडेंट PQ का वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू है 13 cm। CM कैंसिल करते हैं और इसका रेशियो हो गया 5/13। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आइए cos के बाद हम जब tan देखते हैं तो क्या होता है, tan P बराबर tan P/B होता है और इसके लिए P के लिए हमारा बेस है PQ और बेस है हमारा QR, यानी PQ/QR। तो स्टूडेंट्स PQ का वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और QR है हमारा 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को कैंसिल करके हम 5/12। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपको साइन P, cos P और tan P का आंसर आ गया। जैसा कि स्टूडेंट 12/13, 5/13 और 5/12, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। tan P का P/B 5/12, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है 11। लास्ट क्वेश्चन है इसका 11, tan P का वैल्यू 5/12। अब 10 नंबर के बाद हम 11 नंबर जो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ट्रू फॉल्स रेट क्वेश्चन है और ये ट्रू फॉल्स के साथ हमारा जस्टिफिकेशन भी है, यानी आपको जस्टिफाई भी करना है, केवल सिंपल ट्रू और फॉल्स नहीं करके आप उसको जस्टिफाई भी करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन आंसर को जस्टिफाई करना है। यदि आप ट्रू लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, अगर फॉल्स लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, इसको आपको जस्टिफाई करना है 11 में। तो स्टूडेंट्स 11 नंबर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला नंबर है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan A का वैल्यू हमेशा
1 से कम होता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और हमारा एक एंगल को कंसीडर करते हैं, कोई एक एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल है ये। उसके बाद कोई एक एक्यूट एंगल लेंगे और उसको हम पहले देखेंगे कि क्या सही में वैल्यू हमेशा tan का 1 से कम होता है क्या। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मान लीजिए हम परपेंडिकुलर 3 ले लिए और इसको 4 ले लेते हैं और ये एंगल tan का दिया हुआ है कि कंसीडर करना है कि tan A। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा A है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि A का वैल्यू tan A अगर इस कंडीशन में हम लिखते हैं तो हमारा हो जाता है P/B। तो स्टूडेंट्स tan A बराबर P/B अगर हम करते हैं तो 3/4। तो ऐसे कंडीशन में वो 3/4 लेस देन 1 तो आता है या लेस देन 1 है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम मान लीजिए कि अगर यह एक्यूट एंगल ये नहीं होकर हमारा एक एक्यूट एंगल ये हो जाता है, अगर हम दूसरे एक्यूट एंगल को अगर ए लेते हैं तब क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर यह एंगल नहीं होकर अगर ये हो, अगर कोई भी पर्टिकुलर उसका वैल्यू होगा 45, 60, 30 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि इसका जो P है वो आपका 4 हो जाता है और B जो है वो 3 हो जाता है। तो कहने का मतलब अब अगर हम 10 लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है 4/3। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन है और इंप्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है और इसका वैल्यू जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये 1 होल एंड 1/3 होता है, यानी 1 से ज्यादा है। यानी tan A का वैल्यू लेस देन 1 भी है और tan A का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 भी है। तो क्या ये जस्टिफाई हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, यानी वो हमेशा लेस देन 1 नहीं हो सकता है, वह ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपका हो गया, जस्टिफाई हो गया कि ऑलवेज जो है वो लेस देन 1 नहीं होता है, यानी दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। इस तरह से जस्टिफाई आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि tan A का वैल्यू जो है वह हमेशा लेस देन 1 होता है। इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टूडेंट्स sin A बराबर 12/5। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स sin A बराबर 12/5 दिया हुआ है हमारे पास कि ऐसा हो, सॉरी सेक है स्टूडेंट, साइन नहीं है सेक है, सॉरी ये सेक है। सेक A का वैल्यू वो 12/5 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स सेक A का वैल्यू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल A अगर ऐसा लेते हैं तो क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेक जो है वह कॉस का आपका रेसिप्रोकल है, यानी 1/cos करेंगे तो आप जो है सेक आता है। अगर cos का b/h होता है तो निश्चित रूप से इसका हो जाता है आपको h/b। अब यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि h जो हमारा क्या है 12 है। अब मान लीजिए ये अगर स्टूडेंट्स की ये ट्रायंगल है हमारा और यहां पर a का हम कंसीडर कर रहे हैं और ये राइट एंगल है और यहां पर हम h जो है हमारा क्या आ गया 12 आ गया और हमारा जो b है वो 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स जहां तक हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वह हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है और यहां भी देखा जा रहा है कि ये 12 जो है वह लॉन्गेस्ट साइड है। मान लीजिए अगर आपका b नहीं है और हम b फाइंड आउट करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए कि अगर हम b इसका फाइंड आउट करें तो रूट अंडर
ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। जो पॉजिटिव वैल्यू होता है 144 माइनस 25 119 आता है, जो पॉजिटिव वैल्यू है। और इसका वैल्यू ये 10 से ग्रेटर होगा, यानी कहने का मतलब है इससे छोटा ही होगा, 12 से छोटा होगा। तो स्वाभाविक है कि हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड है वह 12, यानी सेक ए का वैल्यू कोई भी अगर एंगल होगा तो निश्चित रूप से ये एच हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड है वह 12 है, और जो एच बाय बी है, बी हमारा 5 है, यह पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहां पर अब ये वैल्यू आवश्यक नहीं है कि निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इसका वैल्यू वह 10 से कम होता है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में अब हम यह क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो साइड हमारा एच दिया हुआ है वह निश्चित रूप से जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपको b बराबर ये आपका 5 और 12 से निश्चित रूप से इसको स्क्वायर करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है 114 माइनस 5 9 हुआ, और उसके बाद ये था 3 माइनस 2 1 और 119 है स्टूडेंट्स। और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो निश्चित रूप से 10 से स्क्वायर से ये ज्यादा बड़ा है, और लेकिन वो 12 से यदि 12 से छोटा है। यानी कहने का मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सेक ए जो है का वैल्यू वो एच बाय बी यह हमेशा जो है यह हो सकता है, चाहे वह कोई भी कंसीडर है। यानी कि आप इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है आपका स्टूडेंट्स ट्रू हो गया। यानी ये स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट कि सेक ए का वैल्यू 12/5 में भी हो सकता है और ये संभव है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या क्या स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि cos का एब्रीविएशन, cos जो है वह cosecant का एब्रीविएशन नहीं है, वह एक्चुअल में 3 नंबर में cos का जो cos जो लिया गया है वो कोसाइन से लिया गया स्टूडेंट्स। यानी cos जो है cos का जो आपका लॉन्ग टर्म यानी वर्ड है वह है कोसाइन, इससे लिया गया ये शॉर्ट एब्रीविएशन इसका cos है। जो दिया हुआ है वह आपका cosec का है, क्योंकि cosec का होता है cosecant। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स ये cos जो है वो कोसाइन से लिया गया है, न कि cosec से। यानी कि cos का ये यानी cosecant जो है, cosecant का एब्रीविएशन cos नहीं है, क्योंकि इसका ये cos जो है कोसाइन से लिया गया है, इसका एब्रीविएशन वो cos है, और ये cosec जो है वह cosecant का एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स। तो जो दिया हुआ कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of the angle A, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहां पर जो है cos is not a abbreviation of cosecant, क्योंकि cosecant का यह एब्रीविएशन नहीं है, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। तो स्टेटमेंट आपका यह फॉल्स हो गया। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, cot A is the product of cot and A। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो cot A है इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो cot और A अगर आप दोनों को सेपरेट कर देंगे तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ cot। cot का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी उसका कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, यानी A अलग हो जाएगा। ये सिंगल टर्म है स्टूडेंट्स, ये जो cot A है वो सिंगल टर्म है। अगर आप दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी cot का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि cot यानी रेशियो जो है वो हम लोग एंगल से कंसीडर करते हैं, वो एंगल को इंडिकेट करता है।
तो निश्चित रूप से ये कॉट जो है यानी कि कॉट ए, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट एंड ए, यानी स्टूडेंट्स ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ सिंगल टर्म, इट इज अ सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म है। और अगर हम दोनों को सेपरेट करते हैं तो दोनों का कोई वैल्यू नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज अ सिंगल टर्म। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं on the basis of it is not a product of cot and a, it is a single term, therefore given statement is wrong, यानी ये false है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, आपका false statement है, ये क्या है आपका false है। जस्ट इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5 का जो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स जब हम 5 को देखते हैं तो यहां कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, मान लीजिए कि यह ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसा है कि ये ट्रायंगल एक यहां पर हम बनाते हैं और यह देखिए आप मान लीजिए ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल है, और इस थीटा को जब हम कंसीडर करते हैं तो इसका ठीक सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि साइन थीटा बराबर 4/3, यानी p का वैल्यू ये p/h होता है स्टूडेंट्स। तो मान के चलिए p हमारा ये हो गया 4 और h हो गया 3। तो as we know that hypotenuse of right triangle is always the longest side, यानी एक्चुअल में ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है स्टूडेंट्स। तो how can it possible perpendicular will be 4 and hypotenuse will be 3। तो निश्चित रूप से इसका जो वैल्यू है वह आपको परपेंडिकुलर से कम है। आप अगर मान लीजिए थीटा यह नहीं होकर यह भी होता है और इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है आपका 3 स्क्वायर माइनस यानी कि 4 स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 तो माइनस में आएगा, तो यानी कि जो किसी के ट्रायंगल का साइड तो माइनस में हो नहीं सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें कि हाइपोटेनस जो होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस इज लेस देन, ये लेस देन क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर से छोटा है, यानी कि हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज हाइपोटेनस always greater than perpendicular and base, वह हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से जो है वह क्या होता है बड़ा होता है। वह परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा जो है वह बड़ा होता है कि बिकॉज हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो स्टूडेंट्स हमेशा हाइपोटेनस जो है वह परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो कैसे पॉसिबल है कि यहां पर हाइपोटेनस जो है वह छोटा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर से छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपका ये भी स्टेटमेंट जो है वह स्टूडेंट्स क्या है फॉल्स है, और इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थैंक यू।